गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर 15 हो गया था, उसमें हमने 3 पार्ट डिवाइड किया था ना। तीनों में हमने क्या लिया था, ऑब्जेक्टिव डीसी सर्किट के ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसी थ्योरी। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें, एसी थ्योरी। आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए दोस्तों को, मैक्सिमम लोग लाइव आ जाएं। क्लियर दोस्तों, आप लोग कर दीजिए। हम लोग एकदम ज़बरदस्त एसी का क्या पढ़ेंगे, आज फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। और फर्स्ट क्लास क्या होगी हमारी, इंट्रोडक्शन। आज बहुत ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन होगा, किसका, एसी का। तो हमारा जैसे एसी थ्योरी, क्लियर दोस्तों, इसका होगा क्या, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आज हम लोग थोड़ा सा हर पार्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे। एसी में होता क्या है, क्यों इसको एसी अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोला गया। देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या है, अल्टरनेटिंग करंट ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ओके दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा। देखो अल्टरनेट कहने का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है बदलते रहना, अल्टरनेट होना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना, वही होता है हमारा अल्टरनेट। तो हम लोग एसी की बात करते हैं, तो देखो एसी धारा एकदम दोस्तों प्यार से समझना, बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है कि अल्टरनेट, तो ये हमारा देखो ये बेसिक हो गया, हमने ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ले लिया। ये देखो ये भाग क्या है, ऊपर पॉजिटिव ये नेगेटिव, अल्टरनेट हो रहा है किसके समय में, समय के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं। हमने मान लिया ये हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहने का मतलब हो सकता है कि वोल्टेज हो या धारा हो, दोनों आ जाती है, इसीलिए हमने बोला। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि हमारी जो यहाँ वर्जिन मूल बिंदु से स्टार्ट हो रही है धारा या वोल्टेज, ये क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है ना। और बढ़ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड इस पर दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड देखो लगातार बदल रहा है। और मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो क्या बदल रहा है इसमें इसकी धारा का मैग्नीट्यूड के साथ साथ देखो यहाँ पे धारा की दिशा ये थी, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो बदल गई ना, फिर नेगेटिव में आई। फिर देखो इसका मतलब अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करें तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वह होती है जिसमें क्या होता है, समय के साथ उसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और दिशा दोनों क्या हो जाए, बदल जाए दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो परिभाषा क्या बनी, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो इसमें हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे कि इसमें हमारा आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसको बोलते हैं तात्क्षणिक मान क्या होता है, या फिर अधिकतम मान, आयाम, सब क्या होता है। एक एक चीज़ एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे फिगर से। ठीक है, अब फिगर से हम लोग बनाते हैं, आप लोग एकदम प्यार से समझिए। बस आप लोग बस एक बार वीडियो को जस्ट शेयर कर दीजिए, सब लोग आ जाएं लाइव। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे भी लगा दीजिए। गाने के स्थान पे आप लोग एसी थ्योरी लगाइए आज। ठीक है, एक दिन यार रोज गाना लगाते हो, आज क्या लगाओ, एसी थ्योरी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। क्लियर दोस्तों, अब देखो हम लोग एक एक परिभाषा इसकी डिसाइड करने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग वीडियो में लाइव बने रहिए। अब देखो ये हमारा ओमेगा टी है, टी ये रिस्पेक्ट है, ये टी टाइम है। हम जैसे हमने बात किया हमारा क्या होगा, आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति की अगर परिभाषा निकालनी है तो 1 सेकंड में, मान लो ये पूरा एक सेकंड है, 1 सेकंड में जितने कंपन किए जाएंगे या जितने चक्कर चले जाएंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या, तो एक चक्कर पूर्ण करने में कितना जा रहा, 360, तो जितने चक्कर 1 सेकंड में लग जाएंगे वही क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति कहलाएगी, जिसको हम लोग दिखाएंगे स्मॉल एफ से। एफ बराबर 1/t, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो हम लोग चलते हैं अगली परिभाषा, या फिर इसको लिख सकते हो ओमेगा बराबर 2πf, या f बराबर ओमेगा अपान 2π। ये भी फार्मूला याद रखना, ओमेगा अपान 2π। ठीक, ये हो गया हमारा आवृत्ति। अब बात करते हैं आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल क्या होता है, तो देखो आवर्तकाल यहाँ से देखो, एक चक्कर यही तो है पूरा,
एक चक्कर को पूर्ण करने में जो समय लगा वही क्या कहलाया, आवर्तकाल। क्लियर दोस्तों, क्या कहलाया, आवर्तकाल। इसको दिखाते हैं कैपिटल टी से और टी बराबर होता है 1/f। टी बराबर क्या होगा, 1/f। क्लियर दोस्तों, 1/f हो गया। अब बात होती है, अगली परिभाषा हमारी आती है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू, जिसको बोलते हैं तात्क्षणिक मान। तो आप लोग बताइए तात्क्षणिक मान क्या होगा। तात्क्षणिक मतलब होता है कोई चीज़ अचानक वैल्यू ले लेना। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो एसी होती है उसका लगातार दिशा, यहाँ पे ये दिशा, यहाँ पे ये, और परिमाण भी यहाँ पे और यहाँ पर ये, लगातार परिमाण और दिशा बदल रहे हैं। कोई मान अचानक नोट कर लो, पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल में कोई भी मान नोट कर लिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, तात्क्षणिक मान। अगर परिभाषा की बात करा जाए तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज या धारा लगातार बदलते रहते हैं। उनका किसी अचानक समय या किसी क्षण नोट किया गया जो मान होता है वही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक मान कहलाता है। क्लियर दोस्तों। अगली परिभाषा हमारी आती है आयाम ना। आयाम या उसको क्या बोल देते हैं क्या बोलते हैं उसको, पीक मान, पीक वैल्यू, आयाम, एम्पलीट्यूड, कुछ भी बोलो, सारी चीज़ें एक ही है। तो आयाम क्या होता है कि हमारी जो साइकिल है, ये चाहे पॉजिटिव साइकिल हो, ये चाहे नेगेटिव साइकिल हो, पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल में किसी एक दिशा में जो मैक्सिमम विस्थापन होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, वही क्या कहलाता है, उसका आयाम कहलाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए छोटी छोटी सारी परिभाषाएं समझ में आई कि नहीं, आ गई ना। तो ये हमारी एसी की बात हो गई इतना। तो एसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि हमारा जो डीसी का उत्पादन हो रहा था, वो हमने जब उत्पादन शुरू किया डीसी का, तो हमने देखा हमारा 650 वोल्ट तक ही आराम से उत्पादन हो पाया। इसमें भी हम देखेंगे 650 वोल्ट तक में भी काफ़ी सारी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि उसको कलेक्ट करने में आर्मेचर से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, स्पार्किंग होने लगी थी। उसके बाद इसको हमने देखा कि जब डीसी उत्पन्न हो गई 650 वोल्ट, तो इसका स्टेप अप करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं मिल रहा था, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो हमारा ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता था, किस पे, डीसी पे ना, ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता, तो हम लोग उसको स्टेप अप भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने सुना शुरू किया एसी का उत्पादन, क्योंकि इसमें क्या हुआ, लगातार फ्लक्स, धारा, वोल्टेज सब बदल रहे हैं ना, सब बदलते रहते हैं। तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आया, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण पास की कुंडली में लिंक किया, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन की घटना हुई, जो ट्रांसफार्मर जिस पे वर्क करता है, तो हमारा वोल्टेज को बहुत आसानी से स्टेप अप स्टेप डाउन कर लिया गया। इसीलिए हमने क्या किया, जो अब बिजली का उत्पादन शुरू हुआ, हमने किस में किया, एसी में शुरू किया। मगर क्या डीसी की आवश्यकता नहीं है, अभी भी डीसी की आवश्यकता हमें पड़ रही है। किस में पड़ रही है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब विद्युत लेपन, जहाँ विद्युत का लेपन किया जाता है वहाँ पे हमें किस की आवश्यकता होती है, डीसी। उसके बाद बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग के लिए किसका हम लोग उपयोग करते हैं, डीसी का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। और जहाँ कहीं पे एक्साइटेशन दिया जाता है, कोई भी फील्ड हो, कोई उसको अगर एक्साइटेड किया जा रहा है, तो जनरली हम लोग किससे कर देते हैं, डीसी के द्वारा ही एक्साइट किया जाता है, ठीक है। तो अभी भी डीसी का उपयोग है, ऐसा कि नहीं है कि नहीं हो रहा, मगर जो जनरली उत्पादन हो रहा है किसका हो रहा है, एसी में। क्योंकि एसी में हम लोग क्या होता है, मैक्सिमम 11 kV, 32 kV, जो हमारा 33 kV, जो हमारे डेवलप कंट्री हैं जैसे अमेरिका, वो सब हमारे कितने 33 kV उत्पादन कर रहे हैं ना। हमारा अपना इंडिया का जो स्टैंडर्ड उत्पादन है क्या है, 11 kV है। ठीक दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं आगे, छोटी छोटी परिभाषाएं देखते रहते हैं और देखते हैं और क्या होता है। आप लोग आगे चलिए, बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। और जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लाइक सभी को करना है अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं आगे हम लोग बात कर लेते हैं आरएमएस वैल्यू। छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ये सब भी जान लेते हैं। मगर हम लोग जान लेते हैं कि जो वोल्टेज का उत्पादन का समीकरण होता है वो क्या होता है, वोल्टता उत्पादन का समीकरण। अगर वोल्टेज उत्पादन का समीकरण की बात करें, अगर विद्युत वाहक बल के फॉर्म में लिखें, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, EM साइन ओमेगा टी, या ई बराबर EM साइन थीटा, ये भी हो सकता है, ओमेगा, जहाँ ओमेगा टी बराबर थीटा,
हो सकता है। इसी प्रकार अगर बी के फॉर्म में लिखें, वोल्टेज के फॉर्म में, तो बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, या फिर आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। ये हमारा जनरली होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसको हम लोग और भी डेरिवेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देखो b बराबर अब क्या लिख सकते हो, बी एम साइन ओमेगा टी बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ टी। एक फार्मूला ये भी बन सकता है, इक्वेशन नंबर 2 हो सकती है। फर्स्ट हमारी ये बनी ही है, तो ये सेकंड हो गई। और क्या हो सकता है, b बराबर बी एम साइन 2 पाई एफ के स्थान पे, एफ बराबर क्या होता है 1/t, टी यहाँ पे टी यहाँ, तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। देखो हमने वोल्टेज का 3 इक्वेशन बना लिया। अब आपको ये जानकारी चाहिए कि हमारा किस हिसाब से इक्वेशन दिया है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा कौन सा इसमें इक्वेशन दिया है। अब इसी प्रकार अगर इसी प्रकार धारा की बात करें तो आई बराबर बताओ क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी, ये लिख सकते हो, या आई बराबर आई एम साइन ओमेगा बराबर 2 पाई एफ टी, दूसरा इक्वेशन हो सकता है, या फिर आई बराबर आई एम साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ये हमारा तीसरा हो सकता है। तो इसका 3 इक्वेशन बन सकता है, वोल्टेज का और धारा का। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग इसका वोल्टेज और धारा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ? चूँकि ये जब आपको याद रहेगा, अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल लेंगे अभी थ्योरी पढ़ाते समय, तो वहाँ आपको सारी वैल्यू इसी से निकल आएंगी बहुत आसानी से। एकदम सिंपल सवाल आता, आप लोग छोड़ देते हैं, सारे लग जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो हो गया, तो आगे चलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे किस पे, कि हमारा जो आरएमएस वैल्यू होती है और एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि अगर एसी के एक पूर्ण चक्र के औसत की बात करें तो उसका मान अगर जानना चाहें तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अगर एसी के एक पूर्ण चक्र का औसत मान निकाला जाए तो 0 होता है। इसलिए इसका औसत मान या आरएमएस मान निकालने के लिए इसका तात्क्षणिक मान ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा, देखो ये है एक सर्किट है, ये हमारा एसी का एक सिंबल है। मान लेते हैं तात्क्षणिक मान ढेर सारा निकाल लिया। I1 यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमने मान लिया I2, इस पॉइंट पे I3, इस पॉइंट पे I4। क्लियर? ये हमारे ढेर सारे तात्क्षणिक मान हैं। अगर इसका हमको क्या निकालना है दोस्तों, इसका अगर हमें आरएमएस निकालना है तो क्या होता है, धारा के तात्क्षणिक मानों के वर्गों के योग के, देखो धारा के तात्क्षणिक मानों के वर्गों के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। देखो सिंपल परिभाषा, देखो फिर वर्ड सुनो, धारा के तात्क्षणिक मानों के वर्गों के औसत मान के वर्गमूल को धारा का आरएमएस मान कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं आरएमएस बराबर Im/√2। ठीक है दोस्तों, आई आर एम एस बराबर Im/√2, या फिर इसको अगर सॉल्व करके पूरा लिखा जाए तो 0.707 Im। क्लियर दोस्तों? ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार, या फिर अगर वोल्टेज के फॉर्म में आपसे कोई पूछ ले तो क्या होगा, तब भी यही हो जाएगा, बस यहाँ पे Bm/√2 हो जाएगा, यहाँ पे 0.707 Bm हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं लेना है एकदम किस फॉर्म में इक्वेशन दिया है। अब इसी प्रकार हमारा धारा के बोल, इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें या आरएमएस मान की एक और परिभाषा देखना चाहे तो हमारा जो किसी विद्युत परिपथ का प्रत्यावर्ती धारा का मान उस डीसी धारा का आरएमएस मान उस डीसी धारा के बराबर होता है जो समान समय में समान प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करे। क्लियर दोस्तों? तो इसमें अगर हम लोग बात करें आगे कि औसत मान क्या होता है, अगर इसका औसत मान निकाला जाए तो धारा के तात्क्षणिक मानों के औसत को धारा का औसत मान कहते हैं। धारा के जो तात्क्षणिक मान, ठीक है, धारा के तात्क्षणिक मान के औसत को, ठीक है, धारा के तात्क्षणिक मान के औसत को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। एवरेज वैल्यू, तो आई एवरेज बराबर क्या होता है 2Im/π, या इसको बोल देते हैं 0.636।
किसी किसी बुक में 7 भी लिख दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, 7 भी लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी में 6 लिखा हुआ है तो सही है। तो ये हो गया, ये एवरेज वैल्यू हो गई और ये हमारा आरएमएस मान हो गया। क्लियर। अब इसमें फिर छोटी छोटी परिभाषाएं बनती हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम लोग चलते हैं आगे। हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हो गया। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, आगे आते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए और वीडियो का एंजॉय करते रहिए। हम आप लोग को साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कर दें, ठीक है। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद फिर ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। आप लोग अपने हर जगह इसको फैला दो, हर जगह, चाहे आप फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ पे, प्लीज़ हर जगह जोड़ दो जिससे मैक्सिमम लोग लाइव आएँ, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल है, ये चैनल नहीं है, क्या है, एक प्रकार की फैमिली है जिसके द्वारा हम और आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप अपने फैमिली को इंक्रीज करिए, बड़ी बनाइए, जिससे और मज़ा आए। क्लियर दोस्तों, चलो अब आगे चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट जो है, अब छोटी सी परिभाषा जिसको हम लोग बोलते हैं रूप गुणांक ना, रूप गुणांक। अब रूप गुणांक की बात हो तो इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। तो रूप गुणांक क्या होता है, रूप गुणांक होता है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को रूप गुणांक कहते हैं ना। तो रूप, ये इसका रूप है। तो देखो, आरएमएस मान बटे औसत मान, एवरेज मान ना, एवरेज मान या एवरेज वैल्यू के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रूप गुणांक। तो आरएमएस मान आप लोग बताइए 707 आईएम आया था ना, और आरएमएस मान 636 या 7 जो भी लिखा हो, ये कट गया, ये कट गया, 707 बटे 636 मान आ जाएगा 1.11 ना। इसका मतलब रूप गुणांक को हम लोग दिखाते हैं के एफ से। इसका मान क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का मान 1.11। अगर प्रत्यावर्ती परिपथ है उसका अगर आपसे पूछ लिया रूप गुणांक का मान कितना होगा, तो आप लोग बताइएगा 1.111। क्लियर दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि हमारा जो अगला हेडिंग है वो है पीक फैक्टर ना। पीक फैक्टर को क्या बोलते हैं, शीर्ष गुणांक। क्या बोलते हैं, शीर्ष गुणांक, पीक फैक्टर। क्लियर दोस्तों, पीक फैक्टर। अब देखो पीक फैक्टर में क्या होगा, पीक फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, अधिकतम मान बटे आरएमएस मान ना। इसको हम लोग दिखाते हैं केपी से। तो केपी बराबर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू ना। मैक्सिमम बटे आरएमएस के अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं, पीक फैक्टर। तो मैक्सिमम मान चाहे वोल्टेज का लो तो, अगर धारा का लोगे तो आईएम, अगर वोल्टेज का लोगे तो बीएम, और आरएमएस मान लोगे तो IM/√2 आरएमएस का, और इसका हो जाएगा BM/√2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कैंसिल, चाहे जिसका निकालोगे तो √2 ही आएगा। क्लियर। तो इसका मान क्या आ गया, KP बराबर 1.414 ना। क्या आ जाएगा, 1.414 किसका, शीर्ष गुणांक, पीक फैक्टर। शीर्ष गुणक भी कह सकते हो या शीर्ष गुणांक भी कह सकते हो ना। पीक फैक्टर का मान क्या आ गया, 0.414। क्लियर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। अभी ये समझ लेना, ये आपकी क्लास खाली क्या है, इंट्रोडक्शन है। आपको ज़बरदस्त लिखा के एकदम ज़बरदस्त समझा के नोट्स बनवाई जाएगी। बस आप लोग को ये काम करना है कि यार आप लोग मैक्सिमम लोग लाइव आओ। 2 4 10 लोग 15 लोग आते हो, कम से कम यार उसको इतना फैला दो, कम से कम 50 60 100 लोग तो स्टार्टिंग शुरू हो जाओ ना। अब तो यार 15-20 वीडियो आ भी गई है, लगातार आती रहेगी। अगर आप लोग जिस दिन 100 हो जाओगे, आप लोग को 1 घंटे से एक्स्ट्रा की क्लास लाइव मिलेगी। आप लोग को 100 का टारगेट है कि 100 लोग क्या आओ, लाइव आओ। तो आप लोग शेयर कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो जैसे कि हम लोग जब एसी परिपथ की बात, जब हमने एसी परिपथ की बात करते हैं तो इसमें 3 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आ जाते हैं। जब तक हमने डीसी की बात की तो उसमें आर की बात हुई, मगर जैसे ही हमने एसी की बात की
तो एसी में 3 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आ जाते हैं, एक आ जाता है आर, एक आ जाता है एल, एक आ जाता है सी। दोस्तों तीनों आ जाते हैं ना, आर एल और सी। अब आर एल सी के बारे में जब एसी की बात आएगी तब इसमें आ जाएगा फेजर। फेजर आने से क्या होगा, तो हम लोग धारा और वोल्टेज का गुण देखेंगे, इसका नेचर देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। कब? जब हमारे परिपथ में आर लगा होगा, जब यल लगा होगा हमारे परिपथ में, जब सी लगा होगा। चूँकि क्या होगा, तीनों में अलग अलग व्यवहार करेंगे, तीनों एकदम अपने तरह से अलग अलग व्यवहार करेंगे। किसी में वोल्टेज किसी में आगे जाएगा, किसी में पीछे जाएगा, किसी फेज में रहेगा। तो हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे। तो हमारा पहला परिपथ क्या है? पहला परिपथ है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। क्या है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेवर रजिस्टिव परिपथ। पेवर रजिस्टिव परिपथ या पेवर रजिस्टिव सर्किट। ठीक दोस्तों, पेवर रजिस्टिव परिपथ। तो पेवर से क्या पता चल रहा है? पेवर से यही पता चल रहा है कि हमारी जो सर्किट होगी उसमें मिलावट नहीं होगी ना, उसमें मिलावट नहीं होगी। अब मिलावट में देखो आर एल सी 3 ही पॉइंट है। अब इसी में से किसी की मिलावट नहीं, जिसकी होगी पेवर, पेवर का मतलब शुद्ध हो गया, प्रतिरोधी मतलब यही होगा, उसमें और कुछ मिला नहीं होगा। इसका मतलब अगर परिभाषा पूछे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की, तो आप कहोगे एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध है, प्रेरकत्व तथा संधारित ना हो, उस परिपथ को बोला जाता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। क्लियर दोस्तों? देखो इसका हम लोग फेजर देख लेते हैं, फिगर ये है, ये आर आ गया। हमने इसमें क्या दिखाया, एल और सी को एलिमिनेट कर दिया, नहीं लिया। अब इसमें कभी भी ऐसे बैटरी नहीं बनाया। अब इसमें क्या दिखाना है आपको, एसी का सिग्नल। तो यहाँ पे बी बराबर जो वोल्टेज लगेगा बी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। ये इसका रेजिस्टेंस होगा, तो इसमें धारा आई जाएगी, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो बी आर होगा, चूँकि बी आर क्या है, आर में वोल्टेज ड्रॉप है। क्लियर दोस्तों? क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। अब इसमें अगर b बराबर बी एम साइन ओमेगा टी है, तो धारा का समीकरण I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होगा। अभी हम प्रूफ करेंगे, मगर अभी आप लोग शॉर्टकट में पढ़िए, आगे जब हम लोग डिटेल में चलेंगे तो आएगा। I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, ये क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया। इसमें देखो जितना जो चीज़ इसमें है वही चीज़ का मतलब, इसका अगर फेजर खींचा जाएगा ये वोल्टेज का, तो धारा भी इसी दिशा में होगी। सॉरी दोस्तों, वही दिशा में होगी ना। और जब उसी दिशा में होगी तो अगर फाई एंगल देखा जाए तो 0 अंश बनेगा। इसका मतलब अगर पूछा जाए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में फाई कोण कितना बनता है, जो पावर फैक्टर एंगल कहलाता है, इसका कोण कितना होता है, 0 अंश होता है। और इसमें जो वोल्टेज होती है, जो धारा होती है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के फेज में होते हैं। ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो बहुत अच्छे। तो अगर ये 0 अंश है, तो इसके अगर पावर फैक्टर की बात किया जाए, तो पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई, और कॉस यहाँ पे 0 अंश है, कॉस 0 की वैल्यू 1 ना, कॉस 0 की वैल्यू 1। इसका मतलब अगर आपसे पूछ ले कोई कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, उसका पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, 1। ठीक है दोस्तों? तो क्वेश्चन क्या बना इसमें, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के बीच का पावर फैक्टर एंगल कितना होता है, 0 अंश। पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। और वोल्टेज और धारा कैसे चलते हैं, समान कला में चलते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गया। अब इसका अगर फेजर खींचना हो तो आप कैसे खींचोगे, सदिश तरंग आरेख के फॉर्म में। देखो ये तो खींचोगे, ये वोल्टेज खींच दिए तो ये हमारी धारा हो गई। अगर ये वोल्टेज का बी बराबर क्या है, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, तो ये हमारी जो ये नीचे वाली है क्या हो जाएगी, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर दोस्तों? इसका मतलब इसका फेजर हो गया है, सदिश हो गया, इसका ये फिगर हो गया, इसका सारे कोण निकल गए। अब अगर पावर की बात करोगे तो P बराबर बी आई कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसका पावर बी आई। और हमारा डीसी परिपथ का भी P बराबर बी आई होता है। इसका मतलब हम कह सकते हो कि हमारा जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होता है, उसका जो पावर फैक्टर होता है, या फिर उसका जो पावर होती है, वो डीसी पावर के समान होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं।
अगला शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मिटा के आगे चलते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जल्दी जल्दी बुलाइए। आप लोग कमेंट बहुत बढ़िया करें, समझ में आ रहा है ना? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आ रहा है, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। बस अभी तो इंट्रोडक्शन है, अभी तो हम लोग क्या किए, शुरुआत किए हैं। अभी तो उसको इससे ज़बरदस्त पढ़ेंगे, एकदम दिमाग में फीड हो जाएगा एकदम। एसी है क्या? एसी में कुछ भी नहीं है, बस आपको इमेजिन करना आना चाहिए ना। अगर आपको टेक्निकल पढ़ना है, टेक्निकल में इमेजिन जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा। अभी फ्लक्स हम लोग दिखाएंगे आगे, फ्लक्स कट रहा है चालक को तो दिखेगा थोड़ी ना, मगर आपको इमेजिन कर रहा, हाँ काट रहा होगा, और काट रहा होगा तो विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो रहा होगा, मगर आपको दिखेगा नहीं ना। तो जितना अच्छा इमेजिन करोगे उतना ही मज़ा आएगा, उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ। शुद्ध प्रेरणिक परिपथ, ठीक दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं पेवर इंडक्टिव सर्किट। क्लियर दोस्तों, पेवर इंडक्टिव सर्किट। अब पेवर इंडक्टिव सर्किट की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल क्या हो, एल हो, आर तथा सी ना हो। यही तो बोलोगे, एक ऐसा परिपथ जिसमें क्या हो, यल उपस्थित हो, आर तथा सी ना हो, उस परिपथ को बोला जाता है पेवर इंडक्टिव परिपथ या शुद्ध प्रेरणिक परिपथ। अशुद्ध प्रेरणिक परिपथ का हम लोग देख लेते हैं फिगर। देखो यही है ना। अब इसमें हमने क्या दिखाया, कहीं पे है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, बस आपका क्या है, आपका L लगा हुआ है, इसके अक्रॉस BL है, ये है। अगर यहाँ बात करें B बराबर, तो B बराबर BM साइन ओमेगा टी। क्लियर दोस्तों, बहुत अच्छे। अब इसका अगर हम लोग फेस इक्वेशन की बात करें, B बराबर ये, तो I बराबर IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके दोस्तों, अब देखो यहाँ क्या समझ में आया, आप लोग बताइए। यहाँ देखो यही समझ में आया कि B बराबर BM साइन ओमेगा टी है, I बराबर IM साइन ओमेगा टी है, मगर माइनस π/2 मतलब 90 अंश। और क्या घट रहा है इससे, इसका मतलब 90 अंश पीछे है कौन, धारा, किससे, वोल्टेज से। तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में जो हमारा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, या कह सकते हो जो हमारा धारा होती है वो वोल्टेज से 90 अंश पीछे होती है। ठीक दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर इन दोनों के वो खींचा जाए सदिश आरेख तो क्या होगा, आप लोग बताइए। ये तो होगा, अगर यहाँ पे वोल्टेज रखोगे तो यहाँ पे धारा, और इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 90, धारा 90 अंश पीछे है ना। और कभी भी ऊपर धारा नहीं दिखाओगे, क्यों, क्योंकि हमेशा जो हमारा फेजर होता है इलेक्ट्रिक में, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर जब हमारा फेजर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, धारा पीछे है कि नहीं। तो धारा हमारी क्या है, पीछे है, किससे, वोल्टेज से। और कितना अंश, 90 अंश, और 90 अंश पीछे है, तो यही हमारा कोण क्या कहलाया, फाई। अब फाई बराबर 90 अंश, तो कॉस फाई क्या आएगा, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब इसका पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, 90 अंश होगा। अब इसके अगर हम लोग फेजर की बात करें, तरंग आरेख की, तो अगर हमारा ये वोल्टेज का है तो धारा का क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखो कहाँ चलेगा, ये देखो पीछे से ना, देखो हमारी धारा क्या हुई, यहाँ 0 से 90 है ना, देखो 90 के बाद यहाँ से 0 शुरू हुआ, 90 जब चला आया, चल गया हमारा कौन, वोल्टेज। जब 90 वोल्टेज चल गया तब धारा का नंबर आया। क्लियर दोस्तों, तो इसका मतलब हमारा ये हो गया तरंग आरेख, ये हमारा सदिश आरेख हो गया, ये हमारा इसका फिगर हो गया, किसका, पेवर इंडक्टिव परिपथ का। अगर इसकी पावर की बात करोगे तो P बराबर VI, और कॉस क्या है, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो P बराबर 0। इसका मतलब क्या समझ में आया कि हमारा जो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ होता है या पेवर इंडक्टिव परिपथ होता है वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है।
क्लियर दोस्तों, समझ में आया। कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? पेवर इंडक्टिव परिपथ। तो इसमें देखो 5 क्वेश्चन बने। कौन कौन से? कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में क्या होता है? तो धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है। पावर फैक्टर एंगल कितना होता है? 90 अंश होता है। और पावर फैक्टर कितना होता है? 0 होता है। पावर कंजम्पशन की पावर इसकी क्या होगी? 0। इसका मतलब कोई पावर नहीं लेगा। तो ये हमारा हो गया इंडक्टिव परिपथ की बात। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कि आपको हमारा जो वीडियो है ये कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हमारे कुछ दोस्त हैं जो लगातार लाइव बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ लोगों के नाम हैं, जैसे दिलीप, अखिलेश, सिकंदर, विनोद, अजय। तो आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। हमने अब देखा, हमने ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। बहुत हमारे क्वेश्चन लिखने, विकल्प लिखने से पहले आप लोग आंसर कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही आंसर करते रहिए और ज़बरदस्त। और कुछ लोग नए भी जुड़े थे, जैसे वीरेंद्र हो गए, तो ये लोग भी बहुत ठीक है, मगर आप लोग थोड़ा और मेहनत करिए। कुछ आंसर सही आ रहे थे, कुछ गलत हो रहे थे, तो आप लोग बस ऐसे मेहनत करते रहिए और ज़बरदस्त। तो आप लोग पर डे लाइव आइए, और लोग भी लाइव आइए। सारे लोग का नाम तो नहीं ले सकते, बहुत लोग थे, मगर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का भी नाम आएगा, एकदम निश्चित है आएगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग शेयर कर दीजिए। हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करें। तीसरा अगला पॉइंट लेते हैं, शुद्ध संधारित परिपथ। शुद्ध संधारित परिपथ ना, शुद्ध संधारित परिपथ, पेवर कैपेसिटिव सर्किट। ओके दोस्तों, शुद्ध, देखो शुद्ध नाम आ गया और संधारित मतलब सी। अब क्या परिभाषा क्या बनेगी? आप लोग खुद बना सकते हो। एक ऐसा परिपथ जिसमें क्या हो? संधारित हो, सी हो, आर तथा यल ना हो। क्या हो? आर तथा यल ना हो, अनुपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? शुद्ध संधारित परिपथ। जैसे फिगर देख लो, देखो आप लोग फिगर बताना, यही तो है। इसमें देखो क्या लगा हुआ है, सी लगा है, यल आर यल गायब है ना, या इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? बीसी होगा। क्लियर दोस्तों, बीसी होगा। अगर इसमें बात करें हम लोग आगे, तो इसका जो वोल्टेज का इक्वेशन होगा वही होगा बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। मगर धारा का इक्वेशन क्या होगा? आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो अब की बार क्या हुआ दोस्तों, आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखिए, दोनों में से क्या परिवर्तन आ रहा है। देखिए इससे दोनों से आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं। ओमेगा टी तक सही गया हमारा, उसके बाद प्लस पाई बाई 2 जुड़ गया। और जब प्लस पाई बाई 2 जुड़ गया, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो ये धारा है ये वोल्टेज से 90 अंश क्या कर गई? लीड कर गई ना। अब धारा देखो लीड कर गई ना वोल्टेज से, कितना अंश? 90 अंश। तो अगर हमारा वोल्टेज इस पॉइंट पे है तो धारा कहाँ होगी? धारा कहाँ पे होगी? आईसी ऊपर होगी। कितना अंश? 90 अंश। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब ये फाई एंगल क्या बना? फाई। और जब फाई एंगल इतना बड़ा तो पावर फैक्टर इसका क्या होगा? कॉस फाई। कॉस फाई मान 90 है तो 0। इसका मतलब शुद्ध संधारित परिपथ या पेवर कैपेसिटिव परिपथ का जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा। और इसका हम लोग तरंग आरेख खींचे तो क्या होगा? अगर हमारा वोल्टेज ऐसे चल रहा है तो धारा कहाँ? कैपेसिटी, ये देखो, अगर वोल्टेज हमारा यहाँ चला, धारा कहाँ? उससे देखिए ये आगे से जा रही है, 90 अंश पहले से स्टार्ट हो रही है। क्लियर दोस्तों, तो हमारी धारा 90 अंश लीड कर गई किससे? वोल्टेज से। और इसका अगर पावर की बात करें तो P बराबर वी आई कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो P बराबर 0। इसका मतलब हमारा जो शुद्ध संधारित परिपथ होगा ये भी कोई पावर को कंज्यूम नहीं करेगा ना। नहीं करेगा ना दोस्तों। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे पावर का औसत मान क्या आ गया? 0। क्यों? क्योंकि इसका पावर फैक्टर क्या है? 0। जिसका पावर फैक्टर 0 आ जाएगा वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। तो हमने इसी परिपथ में क्या देखा? हमने इसी परिपथ में RLC के बारे में जब हमने अध्ययन किया तीनों में, हमने यही देखा कि हमारा जो RLC में
जो आर है वही पावर को कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसकी पावर का इक्वेशन P बराबर BI आया। मगर और जो दोनों L और C की हमने बात की, उसका जो औसत शक्ति आई शुद्ध की, तो क्या आई, 0 आई। इसलिए हम जान गए कि हमारा L और C अगर शुद्ध हैं तो कोई पावर कंजम्पशन नहीं करेंगे, हमारा जो पावर का कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, R में होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया? बहुत अच्छे, बहुत सही, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, आप लोगों को समझ में आया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो दोस्तों मिटा दे रहे हैं, आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है? और जो वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार लेक्चर आ रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की जो घंटी है उस पर ज़रूर दबाएं, जिससे आपको क्या होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब भी वीडियो लाइव होने वाली होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों? और दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारा एक हेडिंग है, बार बार पावर फैक्टर की बात हो रही है तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं शक्ति गुणक। हाँ दोस्तों, शक्ति गुणक, शक्ति गुणक जिसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर होता क्या है? पावर फैक्टर अगर पूछा जाए क्या होता है, तो पावर फैक्टर होता है वोल्टेज और करंट के बीच की का कोण का कोसाइन, मतलब कॉस ना। करंट और वोल्टेज या करंट के बीच के कोण का कॉस, कोसाइन क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। परिभाषा जान सकते हो, वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण होता है का कोसाइन जो लिया जाता है वही क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा हमारी बन सकती है पावर फैक्टर की, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। किसका? प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को भी क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। प्रतिबाधा क्या होती है? प्रतिबाधा जो R, L, C तीनों एलिमेंट हैं, तीनों के जो संयुक्त रूप का जो आंसर आता है या फिर 2 का आता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रतिबाधा। चूंकि हम जैसे ओम के नियम अनुसार B बराबर IR लिखते हैं, उसी प्रकार इसमें B बराबर IZ। Z बराबर सबके लिए अलग अलग आएगा, जब R, L होंगे तो अलग आएगा, R, C होंगे अलग आएगा, R, L, C होंगे तो अलग आएगा, ठीक है दोस्तों? तो पहली परिभाषा ये बन गई वोल्टेज करंट के बीच का कोण का कोसाइन, और हमारा दूसरा बना प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात। और हम लोग अगर तीसरे की बात करें, इसकी एक परिभाषा और होती है, तो क्या होती है, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। ये हर चीज़ें बताई जाएंगी, वास्तविक शक्ति क्या है, आभासी शक्ति क्या है, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ठीक है दोस्तों? तो वास्तविक शक्ति क्या होती है, आभासी शक्ति क्या? तो वास्तविक शक्ति क्या होती है, BI cos फाई अपान BI जो होती है आभासी शक्ति। इसको BI से BI कैंसिल क्या आ गया, cos फाई आ गया कि नहीं? इसी cos फाई को बोला जाता है पावर फैक्टर। इसका मतलब अगर वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, हमारा पावर फैक्टर निकल सकता है। अगर आपसे पूछा जाए सामान्यतः कौन सी शक्ति बड़ी होगी, वास्तविक या आभासी, किसका मान ज़्यादा होगा, तो आभासी शक्ति का मान ज़्यादा होगा। बट अगर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होगा तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का मान बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो BI इसका पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, तो BI कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ 1 आ जाएगा, तो इसको ट्रांसफ़र कर दोगे तो वास्तविक शक्ति बराबर आभासी शक्ति। मगर ये आइडियल केस में हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा परिपथ मिले जिसमें शुद्ध प्रतिरोध हो। ऐसा कोई परिपथ ही नहीं है जिसमें क्या हो, केवल शुद्ध हो। L और C जरूर होंगे थोड़ा बहुत। तो हमेशा हमारा जो जनरली बात होती है कौन सी शक्ति ज़्यादा है, तो आभासी शक्ति ज़्यादा होती है, वास्तविक शक्ति। बस आइडियल केस में, पेवर रजिस्टिव के केस में दोनों शक्ति का मान क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो आपको शक्ति गुणक समझ में आ गया होगा। और शक्ति गुणक में हमने बता ही दिया आपको प्रूफ करके कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होगा तो शक्ति गुणक का मान इकाई आएगा, और शुद्ध इंडक्टिव और कैपेसिटिव परिपथ होगा तो पावर फैक्टर का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं।
आगे उसका डिटेल में जानेंगे। जैसे मान लो कि हमारा कोई एक इंडक्टिव सर्किट है, क्लियर दोस्तों, इंडक्टिव सर्किट है, अगर इंडक्टिव सर्किट होगी तो क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा तो हमारा वोल्टेज और करंट में दो भागों में डिवाइड होंगे। मान लो ये वोल्टेज है तो धारा यहाँ पे आएगी, इन दोनों के बीच कोण क्या बनेगा, फाई। तो मान लो यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दो और इसको मिला दो ऐसे, ठीक। तो अगर इसका आई का इस पे प्रोजेक्शन लोगे तो क्या आएगा, आई कॉस फाई, और इस पे लोगे तो क्या आएगा, आई साइन फाई। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग समझना कि हमने इंडक्टिव परिपथ लिया, इंडक्टिव परिपथ में हमने मान लिया कि हमारा जो धारा है, हमने शुद्ध की बात नहीं की, हमने कहा इंडक्टिव परिपथ। ध्यान नहीं तो कहोगे सर आपने 90 अंश नहीं कराया, हमने शुद्ध नहीं बोला, हमने कहा इंडक्टिव परिपथ, वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। इंडक्टिव परिपथ है तो इंडक्टिव परिपथ में जो धारा है वो वोल्टेज से क्या है, फाई कोण पश्चिगामी है। अब इसमें क्या किया हमने, एक इसके लंबवत भी खींच लिया, इसको हमने इसे मिलाया। अब इस आई का हमने बी की इस पे बेस पे क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया, तो क्या आ जाएगा, इसका कॉस में आएगा। और जब हमने क्वाड्रेचर एक्सिस पे लिया लंबवत तो क्या आया, आई साइन फाई। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए आई कॉस फाई क्या है, तो आई कॉस फाई पहले बताओ किस दिशा में लग रहा है, वोल्टेज की दिशा में लग रहा है। तो जो वोल्टेज की दिशा में लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाट फुल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, वाट फुल कंपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा वाट फुल कंपोनेंट क्या होता है, तो आई कॉस फाई, वाट फुल कंपोनेंट। ठीक दोस्तों, तो वाट फुल कंपोनेंट, क्लियर दोस्तों। अब इसी अगर बात करें हम लोग आई साइन फाई, ठीक है, आई साइन फाई, तो आई साइन फाई क्या है, आई साइन फाई वह होता है जो वोल्टेज से क्वाड्रेचर एक्सिस में होता है। क्वाड्रेचर मतलब क्षेत्रकलन, जिसको 90 बोल सकते हो, जो सप्लाई वोल्टेज से या वोल्टेज से 90 अंश पे होता है या क्षेत्रकलन में होता है या क्वाड्रेचर एक्सिस में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटलेस कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, वाटलेस कंपोनेंट। ठीक है, आई साइन फाई हमारा क्या होगा, वाटलेस कंपोनेंट होगा। क्लियर दोस्तों, तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। अगर अब आपसे बात किया जाए ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, आप लोग कमेंट करें, नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीधे आ जाएगा कि वाट पूर्ण या वाट पूर्ण अवयव कौन सा होता है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा आई कॉस फाई। पूछ लेगा वाट हीन अवयव कौन सा है या वाटलेस कंपोनेंट कौन सा है, तो आई साइन फाई। दोस्तों आप लोग कमेंट करिए कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं आगे आभासी शक्ति। क्लियर दोस्तों, आभासी शक्ति क्या होती है, आभासी शक्ति क्या होती है, आप लोग बताइए। आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, अपैरेंट पावर, जिसको क्या बोलते हैं, अपैरेंट। अपैरेंट पावर क्या होती है, धारा के, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज का आरएमएस मान इनटू धारा के आरएमएस मान के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी शक्ति ना। किसको, आभासी शक्ति किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान होता है और धारा का वर्गमाध्य मूल मान होता है, दोनों का जो गुणनफल होता है वो आभासी शक्ति होता है। और इस आभासी शक्ति कहलाती है, उसकी जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर, जिसको हम लोग बीए से दिखाते हैं, और बड़ा लिखना हो तो केबीए लिख देते हैं ना, और बड़ा लिखना तो एमबीए लिख देते हैं। क्लियर, तो हम किसी कंडीशन, ये हमारी आभासी शक्ति होती है जिसका मान अधिक होता है। अब वास्तविक शक्ति की बात करो, अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक शक्ति क्या है, आप लोग समझते चलना एक एक। वास्तविक शक्ति, ठीक है, वास्तविक शक्ति क्या होती है, वास्तविक शक्ति होती है अगर इस आभासी शक्ति जो ये आया है, आभासी शक्ति का मान है ना बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये क्या है आभासी शक्ति। अगर इसी में पावर फैक्टर का गुणा कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वास्तविक शक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मात्रक क्या होगा, वाट, किलोवाट, जो भी लिख लो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई वास्तविक शक्ति। तो सॉरी दोस्तों, तो आभासी शक्ति का मान क्या होता है, अधिक होता है वास्तविक शक्ति की अपेक्षा। चूँकि इसमें क्या है, जैसे अगर
आदमी कोई भी वर्क डन, देखो आभासी शक्ति से बहुत ज़्यादा कोई वर्क डन नहीं हो सकता है। जो भी वर्क डन होता है किससे, वास्तविक शक्ति से होता है। आभासी शक्ति में जो हम लोग सोचते हैं वो भी जुड़ जाता है, जो सोचते हैं उतना कर नहीं पाते हैं वास्तविक शक्ति से, इसलिए ये पावर ज़्यादा हो सकती है, ये पावर कम या इसके बराबर हो सकती है दोनों, मगर कभी भी आभासी पावर का मान, ये वास्तविक पावर का मान आभासी शक्ति से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर दोस्तों। चलो अगर आपसे पूछ ले रिएक्टिव शक्ति क्या होती है, प्रतिघाती शक्ति क्या होती है, तो VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई। अभी कॉस था चल रहा था ना, अब साइन फाई का गुणा कर दो तो ये हमारी हो जाती है रिएक्टिव पावर। क्या हो जाती है, रिएक्टिव पावर, जिसको बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति। क्या हो जाती है दोस्तों, प्रतिघाती शक्ति। क्लियर, समझ में आया। वास्तविक, आभासी, वाटफुल कंपोनेंट और वाटलेस कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आगे अभी ये बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे अब हम लोग कनेक्शन भी पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे, हमने R का बता दिया, L का, C का, अब हम लोग मिला के देखेंगे। पहला हम लोग जैसे देख लेंगे RL क्या होता है, फिर देख लेंगे RC क्या होता है, फिर देख लेंगे RLC क्या होता है। RLC देखने के बाद हम लोग इसका अनुनाद देखेंगे, अनुनाद क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, हर पॉइंट हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी जो वीडियो है वो कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वीडियो अगर और बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी पे रोकते हैं, फिर कल से हम लोग मिलेंगे एक शुरुआत से, बेसिक से लिखते हुए, परिभाषा समझते हुए। आज क्या थी, इंट्रोडक्शन की क्लास थी। तो आप लोग बताइए इंट्रोडक्शन में आपको कैसा लगा ऐसी थ्योरी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही लाइव बने रहिए और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देखते रहिए सक्सेस अड्डा फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।